हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोशपा प्रहार में। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए कानून आते हैं या जो नए जजमेंट आते हैं या जो प्रैक्टिकली कोर्ट के अंदर होता है या जो हमारे पास केस आते हैं, उनके रेफरेंस से हम आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, आपको आज के समय के अकॉर्डिंग किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना चाहिए और किस तरह से आप अपने केसेस को जीत सकते हैं। तो इसी में कई बार ऐसा होता है कि आप ही लोगों के केस के माध्यम से हमें पता चलता है कि भाई आप लोगों की तरफ से ये अच्छी चीज़ हो गई, इससे आपको ये रिलीफ मिल गया, तो हम उसको पब्लिकली बिना किसी का नाम लिए एक उदाहरण के तौर पर सबको समझा देते हैं कि भाई आप भी ऐसा करेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। या कई बार होता है कि किसी के केस में उससे बहुत महा मिस्टेक हो गई, कोई बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से उसका पूरा केस बिगड़ गया, तो वो चीज़ भी हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कि भाई देखो इनके केस में ऐसा हुआ, इन्होंने ऐसा किया था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। इस पॉइंट पर पिछले काफ़ी समय से मैं लोगों को समझाता रहा हूँ, डिफरेंट वीडियोज़ बनाता रहा हूँ, और अभी रिसेंटली एक केस मेरे पास आया हैदराबाद से कल, और उस केस के रेफरेंस से फिर से मैं आपको वही चीज़ समझाऊंगा और उस केस के हवाले से आपको बताऊंगा कि कितना तगड़ा नुकसान उस हस्बैंड को हो गया 125 सीआरपीसी के केस में। और दोस्तों, ये किसी के साथ भी हो सकता है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि 125 सीआरपीसी के केस में आपके पास बचाव का कोई बहुत ज़्यादा साधन है नहीं। मतलब अगर आप ये सोचें मैं साबित कर दूंगा कि पत्नी खुद से चली गई है, या मेरे पास उसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, या मेरे पास उसका कुछ और है जिससे मैं साबित कर दूंगा और मेरे पे मेंटेनेंस नहीं लगेगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरिम मेंटेनेंस आज के समय पे कोर्ट आपके ऊपर बांधेगी ही अगर आपकी पत्नी की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या सोर्स ऑफ इनकम है और आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस बंधना ही है। अब ऐसी परिस्थिति में जो हम 125 सीआरपीसी का रिप्लाई फाइल करते हैं वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार आपका रिप्लाई चला गया उसके बाद आपके पास आपके बचाव का कोई अवसर नहीं है। दो डॉक्यूमेंट जाते हैं इंटरिम से पहले, एक जाता है आपका रिप्लाई, एक जाता है रजनीश नेहा वाला एफिडेविट। दोनों ही जगहों पर आप अपना बचाव कर सकते हो। टू द पॉइंट बात करो, ऐसी बात करो जिससे कोर्ट तुरंत कन्विंस हो। जो कोर्ट को आप दिखाना चाहते हो जस्ट वो दिखाओ। एक सीधी बात है, आपका जितना बचाव हो सकेगा वो हो जाएगा, लेकिन अगर आप गलत तरीके से काम करते हो, गलत रिप्लाई फाइल करते हो, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हो, आपको नुकसान होता है। ये मैंने कई बार वैसे समझाया आपको। अब जो मेरे पास मामला आया उसके रेफरेंस से आपको समझाता हूँ। लड़का है हैदराबाद का, मामला चला हरियाणा में। हुआ क्या कि एक मेंटेनेंस की पिटीशन दाखिल की गई 125 सीआरपीसी के अंतर्गत। उसमें लड़की ने कई लाख रुपए मेंटेनेंस मांग लिया। अब यहां पर क्या हुआ, लड़के ने क्या किया, उसकी जो मेंटेनेंस पिटीशन थी मैंने देखी, लड़की की 26 पेजेस की थी, जिसमें उसका मेमो भी था, समन भी था, एफिडेविट भी था। यानी आप कह लो कि पिटीशन उसकी मुश्किल से 20 पेज की होगी। कैन यू इमेजिन लड़के ने क्या रिप्लाई दिया? उसका रिप्लाई मेरे को डाउनलोड करने में काफी टाइम लग गया भैया, बड़े नेट पे 440 पेज का रिप्लाई, 440 पेजेस। कैन यू इमेजिन? जो रजनीश नेहा का एफिडेविट था 111 पेज का एफिडेविट, जो 6 पेज का एफिडेविट मुश्किल से जाता है, 111 पेज का एफिडेविट। अब क्या मेरी हिम्मत है कि मैं उसे पढ़ लूंगा इतना बड़ा? और उनका जो कंसर्न था वो सबसे पहले यही था, सर मैंने ये दिया था, और कोर्ट ने कुछ भी नहीं देखा, जजमेंट में कुछ भी कंसिडर नहीं किया। जजमेंट में मेरे डब्ल्यूएस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, और मोरओवर बंदे ने 2 रिबटल भी दे रखे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, व्हाट इज रिबटल? रिबटल क्या है भाई? उनके जवाब का जवाब, और वो भी 2 बार। समरी ट्रायल में आप ये काम कर रहे हो। समरी ट्रायल का मतलब क्या होता है? एक छोटा ट्रायल ही, कोई सेशन ट्रायल नहीं है। और आप क्या कर रहे हो? ये आप इस तरह की रिबटल दे रहे हो, फिर रिबटल भी कोर्ट पढ़े आप ये कह रहे हो, और आपका 440 पेज का डब्ल्यूएस भी पढ़े। कोर्ट्स ऐसा नहीं करती है, मैंने आपको कई बार समझाया। और उस लड़के का कंसर्न ही यही है कि सर मेरी तो एक भी चीज कंसिडर नहीं करी, जबकि मैंने लड़की के इनकम के प्रूफ दिए थे। अरे आपके पास लड़की के इनकम के प्रूफ थे, आप एक डब्ल्यूएस बनाते हैं मुश्किल से 10 पेज का, उसके जितने एलिगेशन थे उसको डिनाई करते, उसकी इनकम के फोकस करके उसके इनकम के जो प्रूफ थे उसको अटैच करते। दैट्स इट, टू द पॉइंट काम होता। ज्यादा 1-2 लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते थे जो हम उसमें जोड़ते आपको सेव करने के लिए। ये 440 पेजेस, किसके पास टाइम? आपको लगता है इतनी खाली बैठी है कोर्ट क्योंकि 440 पेज का डब्ल्यूएस पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग जो है जजमेंट होगा? अब ठीक है, जो लेमैन आपने कर दिया, लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये बताना है कि एक तो उनको उनकी गलती का एहसास हो जिन्होंने ऐसा किया, ताकि वो आगे जो फर्दर प्रोसीडिंग्स हो उनमें ऐसा ना करें। सेकेंडली, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको समझ में आए कि ऐसी गलती करने से क्या हो सकता है। अब लड़की वहां एक चीज लिखती है छोटी सी, 2 लाइन में मैंने देखा, बहुत पिटीशंस आती हैं, उसने 2 लाइन का एलिगेशन लगा रखा है,
और लड़का उसका 20 पेज का रिप्लाई करता है उस 2 लाइन के एलिगेशन का, पूरी कहानी बता के ऐसा नहीं और ऐसा था। क्या मीनिंग क्या है इसका? आप सिंपल बोलो ना, झूठ बोल रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं, नो सच इंसिडेंट्स एवर अकर्ड, बात खत्म। आप अपनी 4 लाइनों से कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो अगर वो टू द पॉइंट हैं, और अगर टू द पॉइंट नहीं है तो 1000 पेज का रिप्लाई दे दो, कोई कंसिडर नहीं करने वाला है। कोर्ट इतनी एक्सपीरियंस्ड होती हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका टू द पॉइंट रिप्लाई होता है ना सीधा, कई बार हमने देखा कि बहुत मोटी पिटीशन या बेल एप्लीकेशन या ऐसा कुछ भी होता है, कोर्ट का सीधा ध्यान उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाता है जो एक्चुअल में काम का होता है। तो ये एक्सपीरियंस का मैटर होता है डियर। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हमें कोर्ट में जाना है तो लीगल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। पर आज के समय क्या हो रहा है, गूगल का जमाना है, गूगल कर रहे हैं और उसके अनुसार सारा काम कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। लॉयर की भूमिका, एडवोकेट की भूमिका क्या है कि उसका अपना एक्सपीरियंस आपको ये बताता है कि भाई एक्चुअल में काम कैसे होना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना नहीं चाहिए। हो सकता है आप एक लॉयर से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल आपके अंदर हो, बट आप उसके एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों हर एक व्यक्ति का अपना फील्ड होता है, तो अगर आप फील्ड चेंज करके ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। आप स्टडी करो, ये एक अच्छी बात है, आप R&D करो, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों खुद से ही इस तरह के एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना। अब मैं आपको इसका परिणाम भी बता देता हूं हुआ क्या। 125 CRPC में 1 लाख रुपए पर मंथ का ऑर्डर हुआ। पैरेलली सेक्शन 9 का केस डाला हुआ था, उसमें भी लड़की ने सेक्शन 24 HMA लगा दिया, वहां पे भी 1 लाख रुपए का ऑर्डर हो गया, और दोनों में सेट ऑफ करने के लिए लिखा नहीं है। इट मीन्स 2 लाख रुपए पर मंथ का ऑर्डर हो गया और 1.5 साल का एरियर है, 18 महीने का, 18 दूनी 36, 36 लाख का एरियर बंधा हुआ है बंदे के ऊपर। आप सोचिए क्या। अब अगर हम इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि आप 50% का पेमेंट कीजिए, तो 18 लाख रुपए ऑन द स्पॉट देने पड़ जाएंगे। क्या मिला? तो इसलिए दोस्तों जो करना है ना वो पहले करना है, स्टेप लेने से पहले। स्टेप लेने के बाद आप फंस जाते हो। आज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हाई कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, और हम श्योर हैं हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो हाई कोर्ट पैसा देने के लिए कहेगा कुछ ना कुछ, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे स्टे देगा। अब देखा जाए तो वो पूरे तरीके से इस चीज़ में फंस चुके। तो आप लोगों को ऐसा काम दोस्तों बिल्कुल नहीं करना। लड़की की मेंटेनेंस की पिटीशन आने दो, ठीक है, एक डेट मिस कर दो, लेकिन अपने आप को पहले क्लियर करो कि हमें कैसे रिप्लाई फाइल करना है। एक प्रॉपर रणनीति बनाओ, उसके बाद वो रिप्लाई आगे दो। ऐसा ही नहीं कि बस दे दिया, जो आपको सही लगा आपने लिखा और दे दिया। ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, प्रॉब्लम में आप पढ़ सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर हो जाते हैं, उसके बाद कोई उपाय नहीं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।